किराएदार ननद पार्ट 1। सुमित्रा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे विनीत और पुनीत तो जैसे सुमित्रा की आंखों के तारे थे। प्यार तो वो अपनी बेटी प्रिया से भी करती थी, लेकिन अधिकतर भारतीय माँओं की तरह बेटी का प्यार बस उसे ससुराल तक पहुंचाने के लिए ही था। और बेटों का प्यार उनके लिए तो घर, जमीन, गाड़ी सब लाकर देने के लिए। सबसे छोटी होने पर भी सबसे पहले सुमित्रा ने बेटी प्रिया के हाथ पीले किए और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर गंगा नहा ली। बेटी की शादी के बाद उसने पहले बड़े बेटे विनीत की शादी वर्षा से की और उसके 2 साल बाद छोटे बेटे की शादी बहू पूजा के साथ करा दी। सुनते हैं, प्रिया की शादी तो अच्छे परिवार में हो गई और दोनों बेटों के लिए मैं चुन चुन कर हीरे लेकर आई हूँ। बस जी, अब तो समझो जीवन सफल हो गया हमारा। बेटी ससुराल में खुश है और हम यहाँ अपने दोनों बेटे और बहुओं के साथ। क्या ठीक कहा ना? ओ भाग्यवान, बिल्कुल ठीक कहते हो। सुमित्रा और सुमित बड़े उसूलों वाले थे, जो एक बार बेटी को विदा किया तो उसे ससुराल में रमने के लिए छोड़ दिए। रोज़ रोज़ फ़ोन करके मायके की खबर बेटी तक पहुंचाने के सुमित सख्त खिलाफ था। थोड़ा समय बीता तो सुमित्रा अपनी 2 मंजिला घर को छोड़कर पति सुमित के साथ फार्म हाउस वाले घर में शिफ्ट हो गई। अरे माँ, कितने अरमानों से अपने 2 मंजिला घर बनाया था कि आप अपनी बहुओं के साथ उसमें रहेंगी। फिर क्या ज़रूरत है आपको शहर से बाहर फार्म हाउस में अकेले रहने की? बेटा प्रिया, बात तो तेरी सही है, लेकिन सच बताऊं तो मेरा मन ना उचट गया है एक ही जगह पर रहते रहते। और ये फार्म हाउस तो मैंने और तुम्हारे पापा के लिए ही बनवाया था। अब अपने जीवन की दूसरी इनिंग हम यहाँ रहकर पूरी करेंगे। हमें भी तो एक दूसरे के साथ अकेले में समय बिताने का मौका मिलना चाहिए ना। बेटी प्रिया ने माँ को फ़ोन तो कुछ और ही बताने के लिए किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि माँ और पापा अपना घर छोड़कर फार्म हाउस शिफ्ट हो गए हैं तो अपनी परेशानी भूलकर वो माँ के मन में झांकने में व्यस्त हो गई। वैसे तो माँ ने हंसते हुए बात की थी, लेकिन न जाने क्यों प्रिया को माँ की हंसी बनावटी लग रही थी। किस मुँह से माँ को बताऊँ कि माँ को कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस में रहने की परमिशन मांगने के लिए ही मैंने फ़ोन किया था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है। माँ तो खुद ही वहाँ रहने चली गई है। प्रिया के मन में उथल पुथल चल रही थी कि 2 दिन बाद बड़ी भाभी का फ़ोन आता है। अरे प्रिया, कैसी हो? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ भाभी, बस ठीक ही है। वो दरअसल ना, मुझे एक मकान की ज़रूरत है। हम जिस घर में रहते हैं उसे हमने कुछ पर्सनल रीज़न से बेच दिया है। बस अब किराए का मकान ढूंढ रही हूँ। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माँ बाबूजी तो अब अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तेरी छोटी भाभी तो कब से पीछे पड़ी हुई है कि माँ बाबूजी के बिना खाली घर काटने को आता है, इसलिए हम उसे किराए पर चढ़ा दें। सच में छोटी भाभी बहुत प्यार करती है माँ बाबूजी से। अच्छा, ऐसे कैसे मम्मी पापा घर छोड़कर चली गए? आप दोनों ने रोका नहीं उन्हें? अब क्या बताऊँ प्रिया, छोटी ने तो माँ बाबूजी के जाने के बाद कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। हमने तो उन्हें रोकने के लिए खूब मनाया, लेकिन उन दोनों ने तो एक बार कसम खा ली तो खा ली, फिर तो वो घर छोड़कर ही माने। क्या कह सकते हैं, माँ बाबूजी को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी। अच्छा, वैसे बात तो छोटी भाभी ठीक ही कह रही है। माँ पापा नहीं है तो एक फ्लोर खाली ही होगा। आप लोग देखो कोई अच्छा किराएदार मिल जाए तो। मैं भी देख रही हूँ 20,000 तक कोई मकान मिल जाए तो जल्दी से शिफ्ट हो जाऊँ। ननद की बात सुनकर बड़ी भाभी बातों को गोल मोल घुमाकर फ़ोन रख देती है। बड़ी चालू है ये प्रिया। जैसे ही इसे पता चला कि मैं किराएदार ढूंढ रही हूँ, तुरंत अपने लिए मकान ढूंढने का रोना रोने लग गई। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो अपनी ननद को घर किराए पर दूंगी? बाबा, रिश्तेदारी से तो दूर ही भले। बड़ी भाभी को जल्द ही एक किराएदार मिल जाता है जो पूरे 18,000 में ऊपर का फ्लोर किराए पर लेने को राज़ी हो जाता है। भाभी, आजकल सीधे होने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ पहले ही दिन रेंट एग्रीमेंट करके कागज़ इस किराएदार के मुंह पर मार दो। इससे हमारी भी पूरी सेफ्टी रहेगी और एडवांस भी किराया भी मिलेगा हमें। सही बोल रही हो छोटी। ऐसा करते हैं, 3 महीने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ा लेंगे। किराएदार के साथ 3 महीने का एग्रीमेंट करके वर्षा और पूजा बहुत खुश थी। अब तो घर बैठे 18,000 उनकी जेब में आने वाले थे। दोनों के पेट में तितलियां नाच रही थी, क्योंकि दोनों को 9,000 जो मिलने वाले थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 1 सप्ताह के बाद किराएदार मनोज अपने साथ 2-3 लड़कों को लेकर घर आता है।
देर रात तक तेज आवाज में गाने बजाकर वे तीनों पार्टी करते और सुबह 4 बजे नशे में धूत होकर मनोज के दोस्त वहां से चले जाते हैं। देख रही है छुटकी, ये कैसे आदमी को किराए पर रख लिया हमने। कौन शरीफ आदमी अपने घर में ऐसे आदमियों को बुलाकर शराब पिलाता है। अगर इसे ज़्यादा दिन तक रखा ना तो मोहल्ले में हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। अरे माना कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन और भी तो लोग हैं जिनके घर पर बहन बेटियां हैं। अगर इसे छूट दी तो ये कॉलोनी का माहौल बिगाड़ देगा। अब क्या करे भाभी, अगर 3 महीने से पहले उसे निकाला तो एग्रीमेंट के अनुसार उसे उसका पूरा डिपॉजिट वापस करना होगा। अरे आग लगी इस नास बेटे के डिपॉजिट में। 1-2 दिन में इसका पैसा उसके मुंह पर मार कर चलता करूंगी इसे। 3 महीने का किराया देकर हमें खरीद थोड़ी न लिया इस निकम्मे ने। 2-4 दिन बीते तो किराएदार मनोज फिर से शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। किसी तरह उसका डिपॉजिट का पैसा उसे देकर दोनों ने किराएदार को चलता कर दिया। दोनों देवरानी जेठानी एक बार फिर किराएदार ढूंढ रही थी, लेकिन अब उनकी हालत दूध से जले बिल्ली की तरह हो गई थी, जो छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। इसीलिए बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी पसंद का कोई किराएदार मिल ही नहीं रहा था। भाभी, किसी अजनबी को मकान किराए पर देने में हमेशा रिस्क ही रहेगा। पता नहीं कैसा आदमी रहने आ जाए। इससे तो अच्छा है कि हम प्रिया को ही अपना फ्लोर किराए पर दे दें, और वो तो 20,000 देने को तैयार थी। हमारा तो फ़ायदा ही है, क्या कहती हो? हाँ, बात तो तेरी सही है। प्रिया को किराए पर रखने में एग्रीमेंट और कागज़ बनाने के झमेले में भी नहीं फंसना पड़ेगा, और अगर नहीं जमा तो सीधा सीधा बोल देंगे कि हमारा फ्लोर खाली कर दो। दोनों देवरानी जेठानी आपस में अच्छी से सलाह मशवरा करने के बाद प्रिया को फ़ोन करती है। प्रिया, बड़ी भाभी बता रही थी कि तुम किराए पर रहने के लिए कोई मकान तलाश कर रही हो। तुम्हें मकान मिल गया क्या? नहीं भाभी, अभी तो नहीं मिला। आप तो जानती हो कि आजकल अच्छा पारिवारिक माहौल वाला मकान मिलना आसान थोड़ी ना है। कहीं मकान पसंद नहीं आता तो कहीं रहने वाले लोग। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। तुम्हारी परेशानी हम समझते हैं प्रिया। एक काम करो, तुम्हें मकान की ज़रूरत है और हमें किराएदार की, तो क्यों ना तुम हमारे ही ऊपर वाले फ्लोर पर आकर रहना शुरू कर दो। लेकिन भाभी, अपने मायके में आकर रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम मायके में आकर रह रही हो। हम तुम पर कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। तुम तो बस एक किराएदार की तरह आकर यहाँ रहो। जैसे तू कहीं और किराया देगी वैसे ही हमें दे देना। हम भी निश्चिंत रहेंगे कि अच्छे लोग हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे हैं। वो क्या है ना, जैसे अच्छा मकान मिलना मुश्किल है, वैसे ही अच्छा किराएदार ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा भाभी, आप इतना कह रही है तो ठीक है, जैसा आप कहें। मैं आ जाती हूँ, लेकिन अभी से बता दे रही हूँ, मैं 20,000 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। कोई बात नहीं प्रिया, घर की बात है। 2-4 हज़ार रुपये कम ज़्यादा हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाभी की बात सुनकर ननद प्रिया अपने परिवार को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर रहने के लिए आ जाती है। शुरू में तो सब बढ़िया चलता है। दोनों भाभियाँ भी बड़ी निश्चिंत थी कि अब किराएदारों से होने वाली किचकिच से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ननद को अपना घर किराए पर देकर वर्षा और पूजा से भूल हो गई हो? और अगर उनसे भूल हुई है तो क्या कीमत चुकानी होगी दोनों को अपनी गलती की? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखना ना भूले किराएदार ननद पार्ट 2।